आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का दूसरा हिस्सा, बोले तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। अब अभी तक अगर तुमने सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। और ये जो रशियन रेवोल्यूशन है ना, रेवोल्यूशन के नाम पे तो छोटे ही था, अक्टूबर रेवोल्यूशन तक की कहानी ही पढ़नी है। पर उसके बाद वहाँ के लोगों को ना शांति थोड़ी कम पसंद थी। अपने ही देश की गवर्नमेंट से वहीं के लोग लड़ते रहे, तो ऐसी जो लड़ाई होती है ना जिसमें देश की जनता देश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ती है, इनको कहते हैं सिविल वॉर्स। तो अभी इस वीडियो में हम अक्टूबर रेवोल्यूशन तक पढ़ेंगे, सिविल वॉर्स और उसके आगे की कहानी बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अब देखो, पढ़ रहे हो तुम रशियन रेवोल्यूशन और तुम्हें रशिया के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले रशिया के बारे में बता देती हूँ। अब जिस रशिया की अपन बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे उसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई थी। कुछ के नाम मैं तुम्हें बता दूँ, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कुछ पार्ट्स पोलैंड के, और बेलारूस, यूक्रेन, और भी न जाने कौन सी। आज भी रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और सोचो, जब ये सारी कंट्रीज भी उसमें रही होंगी तो वो कितनी बड़ी कंट्री हो गई होगी। उसको कंट्री की जगह ना तुम कंट्रा भी बोलोगे तो भी चलेगा। रशिया यूरोप की एक ऐसी कंट्री थी जिसमें ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम हुआ था। 85% वहाँ की जनता तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। अब सोचो, इतनी बड़ी कंट्री और उसमें भी 85% लोग अगर खेती करेंगे तो कितना सारा अनाज उगाएंगे। तो भैया ऐसा है, ये जो रशिया था ना, ये पूरे यूरोप का नंबर 1 ग्रेन एक्सपोर्टर था। अब ये जो फ्रांस और जर्मनी है ना, रशिया के आगे कुछ भी नहीं लगते थे एग्रीकल्चर के मामले में। फ्रांस की अगर बात करो तो वहाँ की जनता का 40% ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, और जर्मनी की मान लो 50% के आसपास। पर इसी जर्मनी ने आगे जाके रशिया वालों की खूब बैंड बजाई। अगर हम रशिया के रिलीजन की बात करें ना, तो मेनली तो वहाँ क्रिश्चियंस ही थे, पर क्रिश्चियंस में भी बहुत अलग अलग डिविजन्स थे। कुछ लोग कैथोलिक्स थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, और कैथोलिक्स में भी चर्च के हिसाब से और भी बहुत तरीके के सब डिविजन्स थे। थोड़ी बहुत जनता वहाँ बुद्धिज्म में बिलीव करती थी और बाकी के थोड़े बहुत मुस्लिम्स भी थे। तो कह सकते हो कि मेनली तो वहाँ क्रिश्चियंस ही थे। इतने बड़े एम्पायर का राजा जो था ना, उसका नाम था जार निकोलस II। क्या मजेदार लाइफ होगी यार उसकी तो। रशिया में राजा को ना जार और रानी को जरीना कहते हैं। अब देखो, इतने बड़े एम्पायर की गद्दी तो संभाल ली, पर ये गद्दी का ऐश ज्यादा दिन नहीं उठा पाए। रशिया की 2 मेन सिटीज थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम आगे जाके ना पेट्रोग्राड हो गया। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि नाम बदलने के पीछे क्या लॉजिक है। इस लॉजिक को जानने के लिए बने रहिए इसी वीडियो के साथ। अब अगर तुमने पहला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि यूरोप की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना, मोस्टली तो प्राइवेटली ओन्ड ही थी। तो रशिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो भी प्राइवेट ओनर्स की थी। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की कितनी बाधा बजाई जाती थी। बहुत बुरी तरीके से उनसे काम लिया जाता था, बहुत लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट होती थी, और वेजेस के नाम पे बहुत चुन्नू सी रकम उनको दी जाती थी। उनके रहने, खाने पीने, हाइजीन और इनकी हालत तो बहुत ही बुरी थी। जहाँ वो लोग रहते थे ना, उसको डॉर्मेटरीज भी कहते थे। और तो और एक बात मज़ेदार, अब ये वर्कर्स भी थे ना, ये भी अपने काम के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड थे। कुछ जो वर्कर्स थे जो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ना थोड़ी ज़्यादा स्किल और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बताओ, लोग भी किस किस बात पे घमंड कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के साथ साथ मैं तुम्हें एक और ज्ञान दे देती हूँ, कभी भी किसी भी बात पे घमंड मत करना। अब मेल्स के साथ साथ ना फीमेल्स भी इन इंडस्ट्रीज में काम करती थी। तुम ये कह सकते हो कि टोटल वर्कर्स का 31% जो थी वो फीमेल्स थी। पर बेचारियों को ना या तो हाफ या फिर 3/4 वेजेस ही मिलते थे, और
फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ उनको जो घर का काम करना पड़ता था ना, उससे उनकी हालत और भी बुरी हो जाया करती थी। जैसे वर्कर्स में डिवीजन था ना स्किल्स को, या जिस इंडस्ट्री में काम करते थे उस चीज को लेके, ऐसे पेजेंट्स में भी था। उन लोगों में भी पता नहीं किस किस बात के ग्रुप बने हुए थे। पर हाँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब लड़ने की बारी आई ना, तो सारे डिविजन्स भूल के सब लोग इकट्ठा होके जार के अगेंस्ट लड़े थे। पेजेंट्स की ना एक ही डिमांड थी, और वो ये कि नोबल्स की लैंड उनके नाम पे कर दी जाए ताकि उनको रेंट ना देना पड़े। अब भैया ऐसा है कि कोई भी हो, नोबल्स हो या एरिस्टोक्रेसी हो या कोई और भी हो, अपनी लैंड वो किसी और को क्यों देगा, भले गलत तरीके से भी ली हो, पर लैंड जैसी चीज तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो पेजेंट्स और ये लैंड ओनर्स जो थे, इनके बीच में हमेशा ना तनाकशी चलती रहती थी। 1902 तक आते आते तो पेजेंट्स ने पहले तो रेंट देना बंद किया, और बाद में तो लैंडलॉर्ड्स के मर्डर भी कर दिए। ये सब पहले शुरू हुआ था साउथ पार्ट में, बोले तो साउथ रशिया में। 1905 तक तो पूरे रशिया में खौफ का माहौल, और डर कौन रहा था? लैंडलॉर्ड्स। किससे? पेजेंट्स से। रशिया के पेजेंट्स ना थोड़े अलग ही किस्म के थे। उन्होंने अपनी लैंड पूल इन करी और आपस में ही बांट ली। और किस बेसिस पे बांटी पता है? जिसकी जो फैमिली की नीड है, फैमिली की साइज या फैमिली में कौन कितना कमाने वाला है, उस हिसाब से उन्होंने लैंड के हिस्से कर लिए थे। अब देखो, ये सब तो मैंने तुम्हें रशिया की सोसाइटी, रिलीजन, वहाँ के लोगों, इन सब के बारे में बताया। थोड़ा सा ज्ञान पॉलिटिक्स का भी ले लो। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो 1914 तक रशिया में कोई भी पार्टी बनाना, कोई भी एसोसिएशन बनाना इलीगल था। पर एक पार्टी बनी, उसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब देखो, अगर तुम इसका नाम देखोगे ना, तो इसके बारे में समझ जाओगे कि ये पार्टी थी किसकी और किस लिए थी। सोशल आ रहा है इसमें, डेमोक्रेटिक आ रहा है, और वर्कर्स आ रहा है। मतलब ये जो पार्टी थी ना, ये मेनली वर्कर्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए बनी हुई थी। अब उसका नाम ये वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो समझ जाओ तुम कि वर्कर्स की जो हालत हो रखी थी ना रशिया में, उन सब से परेशान होके ये पार्टी बनाई गई थी। अब पार्टी बनी तो सही, पर थी कैसी? इलीगल। इन लोगों ने ना एक न्यूज़पेपर निकालना चालू किया, बहुत सारे स्ट्राइक्स की, लोगों को मोबिलाइज किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काया, पर ये सब इलीगल तरीके से हुआ। इन लोगों की जो डिमांड थी वो ये कि वर्कर्स की हालत में ना थोड़ा सुधार किया जाए, उनकी शिफ्ट के आवर्स फिक्स कर दिए जाएं और वेजेस थोड़े बढ़ा दिए जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वर्कर्स के लिए ही काम करते थे, ये लोग कहते थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, मतलब नोबल्स और जो चर्च वाले लोग हैं उनसे लैंड लो और पेजेंट्स में बांट दो। हालांकि उसी पार्टी के कुछ जो सोशलिस्ट टाइप के लोग थे, उनको ये आइडिया ना सही नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि सारे पेजेंट्स तो इतने गरीब नहीं है, कुछ कुछ पेजेंट्स के पास तो बहुत बड़ी बड़ी लैंड है। अब भाई साहब ऐसा है, इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी पार्टी, तो सारे लोग एक जैसा सोचेंगे, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल था। तो ये जो पार्टी थी ना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसके दो हिस्से हो गए, एक बन गए बोल्शेविक, एक बन गए मेंशेविक। अब तुम सोच रहे होंगे कि बोल्शेविक, मेंशेविक ये कैसे नाम है? तो भैया ये रशियन लैंग्वेज के नाम है। बोल्शेविक मतलब होता है मेजॉरिटी और मेंशेविक मतलब होता है माइनॉरिटी। हालांकि बेचारे अपने नाम के हिसाब से बोल्शेविक कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं पाए। ये जो बोल्शेविक पार्टी थी ना, उनका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। ये जो लेनिन था ना, इसने आगे जाके बहुत पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस जमाया भाई साहब। पर इसको ऐसा लगता था कि पार्टी में ना कुछ सिलेक्टेड लोग ही होने चाहिए, क्योंकि अगर सबको भर लिया ना पार्टी में तो कभी किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसके जस्ट उल्टे थे मेंशेविक। उनको ऐसा लगता था कि पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल, ऐसा नहीं कि आप थोड़े लोगों को भर लो और बाकी लोगों की बात ही नहीं सुनो। 1905 तक रशिया में ना सोशलिस्ट, पेजेंट्स, वर्कर्स, लिबरल्स, ये जितने भी सारे ग्रुप्स थे, सबकी एक ही डिमांड थी। इन लोगों ने साथ में मिलके एक ही डिमांड उठाई, और वो डिमांड ये थी कि इनको चाहिए एक गवर्नमेंट, और कैसी वाली? इलेक्टेड गवर्नमेंट। इनका साथ दिया मुस्लिम लोगों ने भी
और बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों ने भी। मुस्लिम लोगों के जो लीडर्स थे, जो सोसाइटी में ये चेंज लाने का काम कर रहे थे, उनको कहते थे जाडिडिस्ट। अब रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ ना, उसके कुछ रीजंस मैं तुम्हें बता दूं। रीजन नंबर 1, रशिया और जापान का ना वॉर हुआ, इसको कहते हैं रशो जापानीज वॉर। अब ऑब्वियस सी बात है कि वॉर होगा तो ऐसा तो है नहीं कि खर्चे और महंगाई कम होंगे। और तो और इस वॉर में ना रशिया हार भी गया था। इस वॉर के कारण प्राइस राइज बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पहुंच चुकी थी, गजब का इन्फ्लेशन। और तो और जो वेजेस थे वर्कर्स के, वो पहले ही कम थे, और महंगाई बढ़ने के कारण तो उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। रीज़न नंबर 2, 1904 में ना वर्कर्स ने अपनी एक असेंबली बनाई थी। इसमें 4 इम्पोर्टेंट लोग थे। उन चारों को उनके फैक्ट्री ओनर्स ने ना जबरदस्ती काम से निकाल दिया। अब वो निकाला तो उन्होंने 4 लोगों को, पर उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और इस बात से ना वहाँ के सारे वर्कर्स के बीच में बहुत गुस्सा था। तो फादर गैपोन की लीडरशिप में 1,10,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स ने विंटर पैलेस करके एक जगह थी। अब ऑब्वियस सी बात है, नाम में पैलेस है, मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे राजा ना अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट करता था। तो ये 1,10,000 वर्कर्स फादर गैपोन की लीडरशिप में गुस्से में एक प्रोसेशन निकालते निकालते विंटर पैलेस तक पहुँच गए। अब ऐसा है, जार को पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो बैठ के इनको वेलकम करेगा। उसने अपनी पुलिस को ऑर्डर दिए कि तुरंत अभी के अभी ये प्रोसेशन रोका जाए। अब जार की पुलिस जब इस प्रोसेशन को रोकने आई ना, तो गजब का वायलेंस हुआ, और इस वायलेंस में 100 वर्कर्स की डेथ हो गई और 300 से भी ज़्यादा घायल हो गए। और ये सब हुआ एक संडे को, तो रशियन रेवोल्यूशन में इसका नाम पड़ा ब्लडी संडे। अब देखो, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद सब कुछ शांत तो पड़ नहीं गया होगा। इस ब्लडी संडे के इंसिडेंट के बाद ना ऐसी सीरीज में इंसिडेंट्स हुए। हर किसी ने अपने अपने एसोसिएशन बना लिए और लगे गवर्नमेंट से फाइट करने। डॉक्टर्स ने, लॉयर्स ने, प्रोफेशनल्स ने, सब ने अपने अपने एसोसिएशन बनाए, और हर कोई अपने अपने राइट के लिए ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लग गया। यूनिवर्सिटीज़ बंद होने लग गई। अब भैया ये जो सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे ना, तो ये जो अपने जार महाराज थे, ये थोड़ा डर गए। इनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाल भी वो फ्रांस वाला लुईस द 16 उसके जैसे मुझे भी पब्लिकली निपटा दे। ऐसा नहीं था कि उसको सद्बुद्धि आ गई थी, बस वो थोड़ा डर गया था। इस डर के चक्कर में उसने एक ड्यूमा फॉर्म किया। ड्यूमा मतलब एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री कंसल्टेशन फॉर्म, मतलब कि अब जो भी काम राजा करेगा वो ये ड्यूमा की परमिशन के बिना नहीं होगा, और ड्यूमा से कंसल्ट करके ही करेगा। हालांकि पहला ड्यूमा जो था ना, वो 75 डेज में डिसमिस कर दिया गया। दूसरा बनाया गया, उसको भी विद इन 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज में वो भी डिसमिस कर दिया गया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ड्यूमा के जो लोग थे ना, वो राजा के काम में थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे, और राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजा को बिल्कुल नहीं पसंद आया कि कोई उसके काम में या उसकी डोमिनेंस पे क्वेश्चन करे। अब ये जो ड्यूमा बनाया था ना, इसके बाद सारी पार्टीज, सारे एसोसिएशंस, कोई भी ग्रुप, सारे के सारे इलीगल। वैसे तो पहले ही रशिया में अलाउड नहीं था कि आप कोई भी पार्टी बनाओ, पर फिर भी लोग कुछ न कुछ तो हरकतें करते रहते थे। ड्यूमा के बनने के बाद इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने लगे। अब ये जो थर्ड ड्यूमा बना, उसमें सारे के सारे कंजर्वेटिव्स लोग थे। कंजर्वेटिव्स अगर नहीं समझ में आया हो तो जाके पहला वाला पार्ट देखना। इसका मतलब सारे राजा के चहेते, और ये जो थे ना लिबरल्स और रेडिकल्स और सोशलिस्ट, इन सबको इस ड्यूमा से बाहर रखा गया था। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और इनकी लड़ाई चल रही थी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया से। हालांकि बाद में इसमें इटली वाले भी ज्वाइन हो गए थे। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जर्मनी वालों ने रशिया वालों की बहुत बैंड बजाई। ये सारा सिलसिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने जितनी भी कंट्रीज के नाम लिए वो तो सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो फिर इस वॉर का नाम वर्ल्ड वॉर कैसे पड़ गया?
अगर तुम नहीं भी सोच रहे हो ना तो ऐसा सोचो, और सोचने के बाद जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठा उसका आंसर देने के लिए मैं हूँ ना। तो जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, ये ऐसी कोई चुन्नू मुन्नू कंट्रीज़ नहीं थी, बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ थी। इनकी पूरे वर्ल्ड में ना अलग अलग कंट्रीज़ को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखा था। तो जितना वॉर इन्होंने यूरोप के अंदर लड़ा ना, उतने इन्होंने बाहर भी लड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड वॉर वन। अब बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरू की। शुरू में तो लोगों ने, रशिया के लोगों ने ज़ार का सपोर्ट किया। लोगों को लगा कि जर्मनी हम पे अटैक कर रहा है तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम हमारे राजा को सपोर्ट करें। पर बाद में राजा ने ना ड्यूमा से भी कंसल्ट करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे लोग भी ना इस वॉर से पक चुके थे। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया, वो इसलिए क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, ये जर्मन नेम था। तो जर्मनी के अगेंस्ट रशिया के लोगों के मन में बहुत सारे सेंटिमेंट्स हो गए थे। और तो और वहाँ की जो रानी थी ना, बोले तो जरीना, उसका नाम था एलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मन ओरिजिन की थी। तो उस रानी को भी लोग पसंद नहीं करते थे। और उस रानी का ना एक एडवाइज़र था, वो सारे काम उससे पूछ के ही करती थी। राजा को तो वो छोड़ो, वो जो आदमी था ना, वो कहने को तो एक मंक था, उसका नाम था रास्पुतिन। बट वो जो बोल देता था रानी के लिए, तो वो एक पत्थर की लकीर बन जाता था। और वो भी कहाँ का था? जर्मनी का। तो लोगों के मन में ये रानी, उसका एडवाइज़र, इनके लिए तो बहुत ही गुस्सा था। और इन सब के कारण लोगों ने राजा को भी नापसंद करना शुरू कर दिया। 1914 से 1916 के बीच में रशिया की ना जबरदस्त तरीके से हार हुई। और किससे हारे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। 1917 के आते आते रशिया के 70 लाख लोग मर चुके थे। अब जैसे ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाली आर्मीज ने रशिया के अंदर कैप्चर करना शुरू किया ना, तो रशियन लोगों ने अपनी क्रॉप्स, अपनी बिल्डिंग्स, सब कुछ जला दिया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी फील्ड पे रशियन की जगह जर्मन वाले लोग आए। तो इस चक्कर में इतने सारे खेत और प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स जलाने के बाद रशिया में 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी जैसे हो गए थे। अब इस वॉर की और इस वॉर से होने वाले नुकसान की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा कसूरवार इस राजा को ठहराया गया। सोल्जर्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये वॉर हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम हुआ था। सिर्फ 2 ही सिटीज़ थी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आप देख सकते थे। और अब इस वॉर के कारण बची खुची इंडस्ट्रीज भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो एबल बॉडीड लोग थे, मतलब जिनके डोले शोले हुआ करते थे, उनको भी राजा ने वॉर में लड़ने भेज दिया। तो अब अगर आदमी लोग वॉर में लड़ेंगे तो इंडस्ट्रीज में कौन काम करेगा? अब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से स्लो हो चुका था। यूरोप के मार्केट पे, ऐसा वाला मार्केट जिसमें रशिया चीज़ों की सप्लाई करता था, उस मार्केट को ना जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। और तो और रेलवेज भी बुरी तरीके से टूट चुके थे। और जब वॉर हुआ ना, तो सारी प्रायोरिटी सोल्जर्स पे शिफ्ट हो गई। तो वहाँ के जो कॉमन मैन थे, उनकी परेशानियाँ और बढ़ चुकी थी। इसेंशियल चीज़ों की कीमतें ना आसमान छू रही थी। फूड सप्लाई बहुत कम हो चुका था। और 1916 में ना बेकरी शॉप्स पे राइड्स होना बहुत कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट बात हो चुकी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, जिसका नाम है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। वैसे फेब्रुअरी सुन के तुम्हें वैलेंटाइंस डे याद आता होगा, पर तुम्हें याद आनी चाहिए रशिया की ठंड। बहुत तेज ठंड पड़ती है वहाँ पे। और 1917 में तो इतनी ठंड पड़ी, इतनी बर्फ गिरी कि सारी क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी थी। और तो और वहाँ एक नदी थी जिसका नाम था नेवा। ये जो राजा था ना वहाँ का, थोड़ा खसका हुआ तो पहले से ही था। अब उसने और एक बेवकूफ़ी का काम किया। उसने क्या किया, सिटी के ना 2 पार्ट्स कर दिए, एक नेवा का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट और एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब राइट हैंड साइड में ना वर्कर के क्वार्टर्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई।
और लेफ्ट हैंड साइड में विंटर पैलेस, राजा का पैलेस और ऐसे सारे बड़े बड़े हॉल्स, फैशनेबल बिल्डिंग्स जहाँ पे राजा अपनी असेंबलीज कंडक्ट करता था। तो लोगों को लगा कि ये जो रिवर जो पहले हमें यूनाइट करने का काम करती थी, अब वही हमें डिवाइड करने का काम कर रही है। एक तो राजा की ये बेवकूफ़ी, ऊपर से वहाँ की हार्श विंटर्स, बाप रे बाप, आग में ना घी की तरह काम हो रहा था ये तो। अब बात है 22 फेब की। वहाँ की एक फैक्ट्री में एक वर्कर ने काम करना बंद कर दिया। उस एक वर्कर ने उसकी फैक्ट्री के लोगों को तो इकट्ठा किया ही, साथ में 50 और फैक्ट्रीज के लोग इकट्ठे हुए। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो एक वर्कर थी ना, ये एक लेडी थी और इसका नाम था मार्फा वेसिलेवा। अब इसने बोला कि मैं काम नहीं करूंगी। तो उस फैक्ट्री का जो ओनर था उसने पूछा कि क्यों भाई, काम क्यों नहीं करना है? उसने कहा मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। ओनर था, उसने सोचा कि ऐसी मान जाएगी। उसने उसको थोड़ी बहुत ब्रेड और खाने पीने का सामान ला के दे दिया। खाने के बाद भी उसने काम चालू नहीं किया। ओनर ने बोला अब क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा तुमने मेरी भूख शांत की है, वॉट अबाउट माई वर्कर्स? जब तक इन सारे लोगों को खाना, सारे लोगों को प्रॉपर वेजेस, तुम वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें जब तक सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करोगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो भाई साहब, ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक फीमेल के कहने पे सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए। इसलिए 22 फेब को ना इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये मैडम का दिमाग थोड़ा खराब हो गया। इंटरनेशनल विमेंस डे फेब में नहीं आता, मार्च में आता है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस टाइम पे रशिया एक अलग कैलेंडर फॉलो करता था। उस टाइम पे वर्ल्ड में 2 कैलेंडर्स चलते थे, एक का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक का नाम था जूलियन कैलेंडर। रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करता था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 डेज पीछे चलता था। तो जिस डेट को 22 फेब रशिया में माना जा रहा है ना, वो पूरी दुनिया के हिसाब से मार्च में आती थी। हालांकि बाद में रशिया वालों ने भी जूलियन कैलेंडर को छोड़ के ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अडॉप्ट कर लिया था। अब जिसको ये लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कह रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया के हिसाब से मार्च रेवोल्यूशन है। और ऐसे ही जिसको रशिया वाले अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं, वो पूरी दुनिया के हिसाब से नवंबर रेवोल्यूशन है। पर ये जानकारी सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए थी। एग्जाम में ऐसी कोई हरकत मत करना कि फेब रेवोल्यूशन को तुम मार्च रेवोल्यूशन लिख के आ जाओ, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। अब आ जाओ वापस सिटी के सेंटर में। कौन सी सिटी? पेट्रोग्राड। यहाँ पे सारे वर्कर्स ने अपने अपने फैक्ट्री ओनर्स को मना कर दिया। सारे के सारे लोग आ गए रोड पे, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्मी को बुलाया गया। फिर आर्मी वालों की धक्का मुक्की, खींचा तानी, गजब का वायलेंस हो रखा है। सारे लोगों के हाथ में पोस्टर्स हैं, स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और उन स्लोगन्स में मेन वर्ड्स पता है क्या थे? ब्रेड, वेजेस, राइट्स, डेमोक्रेसी। इस टाइप के वर्ड से जितने भी स्लोगन्स थे, पूरी की पूरी स्ट्रीट भरी हुई थी। अब बात है 25 फरवरी की। उस दिन राजा ने ये ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। उस दिन के बाद से इस ड्यूमा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा। और इस वायलेंस में ना एक ऑफिसर, ही वॉज शॉट डेड, और उसके साथ ऐसे 3 रेजिमेंट्स और थे कि भी ना गोली चलने से मौत हो चुकी थी। अब जब पुलिस ने कोशिश की इन लोगों का गुस्सा शांत करने की, तो ये कोशिश बुरी तरीके से नाकामयाब हो गई। पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़ फोड़ और खूब लूटपाट मचाई इन लोगों ने। ये क्राउड तो भाई साहब वहां से जाने को ही तैयार नहीं था। फाइनली आर्मी और पुलिस की हेल्प से सबको डिस्पर्स किया गया। नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन पहुंचा जार से मिलने। डेलीगेशन बोले तो अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग सिलेक्टेड राजा से मिलने पहुंचे और उसको बोला कि देख भाई, अब ये सब नहीं चलेगा। आज या तो हम गवर्नमेंट बना के रहेंगे और नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो भैया बात है 2 मार्च 1917 की, जब ये डेलीगेशन पहुंचा ना राजा से बात करने। राजा के जो मिलिट्री मैन थे, उनकी सलाह पे ये राजा तो देश छोड़ के भाग गया। ही वॉज एब्डिकेटेड। जार के निकलने के साथ ही रशिया के लोगों को मोनार्क से मुक्ति मिल गई थी
और यहीं पे रोमनोव डायनेस्टी का कामकाज भी हुआ। दी एंड। यहाँ पे इसके बाद बनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल बनी थी फॉर द टाइम बीइंग। इसके बाद क्या हुआ ये सब हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट में। और ये जो थर्ड वीडियो होगा ना, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा।